अगर आपने मुशोको टेंसेई देखा है तो ये एनिमे भी आपको जरूर पसंद आएगा। ट्रक से टक्कर लगने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर रियो एक मैजिक फैंटेसी वर्ल्ड में रेइनकार्नेट हो जाता है। 20 साल तक एक सुनसान जंगल में सरवाइव करते हुए रियो अपने वाटर मैजिक को सबसे बेहतरीन तरीके से मास्टर करता है। हालांकि क्या होगा जब दुनिया को उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा? क्या उसकी जर्नी में उसे कमाल के दोस्त मिलेंगे या उसका सामना सिर्फ खतरनाक दुश्मनों से होगा? जानने के लिए इस एनिमे को देखिए। स्टोरी के स्टार्ट में हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो रेइनकार्नेट होकर इस न्यू वर्ल्ड में आ गया है। यहाँ वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है। फिर वो अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके अपने हाथ में एक वाटर बॉल बनाता है। आगे हमें फ्लैशबैक में एक एंजल दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रियो मिहारा बताता है। रियो एंजल से पूछता है, रेइनकार्नेट होने के बाद मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना होगा? जिस पर एंजल बोलता है, तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर टास्क नहीं है। आगे हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड का नाम फी है एंड रियो वाटर मैजिक के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है और उसे रोंडो फॉरेस्ट में रेइनकार्नेट किया जाएगा। ये सुनकर रियो एक स्लो लाइफ जीने का डिसाइड करता है। इसी के साथ रियो इस न्यू वर्ल्ड में रेइनकार्नेट हो जाता है, जिसके साथ उसे एक घर मिलता है जिस पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस घर को कुछ भी नहीं हो सकता। इस घर के अंदर उसे एक बुक मिलती है जिसकी लैंग्वेज वो पहली बार में ही सीख जाता है। उसी जगह उसे एक और मैजिक रिलेटेड बुक मिलती है जिससे उसको मैजिक की थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाहर आकर अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल आसानी से कर रहा होता है, वो भी बिना एन्चेंट का यूज किए हुए। मतलब कि वो बिना मंत्रों को पढ़े हुए मैजिक आसानी से कर सकता है। इसके बाद वो घर के अंदर आकर बाथटब में नहाने के लिए पानी भरने लगता है, पर उसे तो गर्म पानी चाहिए था, तो वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती और रियो थककर लेट जाता है। आसमान में सूरज को देखकर रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो पानी को आइस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट टर्न में रियो फेल हो जाता है। वो फिर थोड़ी देर सोचकर न्यू तरीके से वाटर को आइस में फाइनली बदल ही देता है। उस बर्फ को निकालकर रियो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करके फाइनली आग जला देता है। इसके बाद वो उस आग से पानी गर्म करता है और उसमें नहाने लगता है। इसके बाद नहाते हुए रियो सोचता है, क्या मैं अपने मैजिक से गर्म पानी भी बना सकता हूँ? लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके वो सो जाता है। अगली सुबह रियो को खाना खाते हुए याद आता है कि एंजल ने बोला था कि इस घर में बस 2 महीने की ही फूड सप्लाई है। इस बात से परेशान होकर रियो हंटिंग करने के बारे में सोचता है, पर उसके पास बस एक छोटा सा नाइफ था, तो वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ मैजिक अटैक्स भी सीखने होंगे। बाहर आकर रियो मैजिक का यूज करते हुए वाटर बॉल्स बनाकर सामने पेड़ पर फेंकता है, पर इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं थी। ये देखकर वो वाटर जेट का यूज करता है, पर इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसे देखकर रियो दुखी हो जाता है। फिर हमें एंजल का फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रियो एंजल से पूछता है कि मैजिक का यूज कैसे करना है, तो एंजल उससे बोलता है, मैजिक तुम्हारे इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन उतना ही पावरफुल मैजिक होगा। इसके बाद रियो वाटर जेट की पावर और रेंज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करता है, जिसके साथ साथ वो आइस क्रिस्टल भी फॉर्म करना सीख जाता है, लेकिन वो उसे भी दूर तक फेंकने में अभी सक्षम नहीं होता। जिस पर वो सोचता है कि अगर उसे इस मैजिक के साथ असली लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो मारा जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रेनिंग के लेवल को और ज्यादा हार्ड कर देता है। पर इस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से उसका माना जल्द ही खत्म हो जाता है। थोड़े समय बाद हमें दिखाया जाता है कि रियो एक लकड़ी, स्टोन और मैजिक से एक स्पेयर बनाकर जंगल में शिकार करने निकला हुआ है। जंगल में उसे एक नदी के पास क्वार्ट्स मिलता है, जिससे अब वो बिना सन के भी आग जला सकता है। जब रियो क्वार्ट्स को पिक कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक जंगली बोर आ जाता है। उसे देखकर रियो बहुत डर जाता है, इतना कि वो अपने आप को भी हिला नहीं पाता।
तभी बोर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन रियो को अपने पास का ट्रक एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है और जैसे तैसे वो बोर के अटैक को डॉज कर लेता है। जब बोर दोबारा अटैक करने आता है तो रियो उसके सामने वाली जमीन को आइस का बना देता है, जिस पर वो बोर फिसलकर रियो की बनाई हुई नीडल लाइक स्ट्रक्चर में धंस जाता है, जिससे उसी पल उसकी मौत हो जाती है। इस थका देने वाले शिकार के बाद रियो फाइनली घर वापस आता है, जहां वो बुक में पढ़ता है कि ये बोर इस वर्ल्ड के सबसे कमजोर मॉन्स्टर में से एक हैं। रियो उस बुक में ड्रैगन्स के बारे में भी पढ़ता है, जहां लिखा होता है कि ड्रैगन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जब भी तुम्हारा सामना किसी ड्रैगन से हो तो बिना उससे पंगा लिए चुपचाप निकल जाओ। उसी बुक के अगले पेज में फॉलन एंजल के बारे में भी बताया जाता है, जिसे आकुमा कहते हैं। उसके बारे में बस एक ही बात लिखी होती है कि जिस भी दिन तुम्हारा सामना इससे हुआ वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसके बाद वो जंगल में फिर से निकल जाता है, जहां रियो के ऊपर एक हॉक अटैक कर देता है। हॉक रियो पर एयर स्लैश करते हुए ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो आइस शील्ड बनाकर बच जाता है, जिससे हॉक की आंख में चोट लग जाती है और वो डर कर भाग जाता है। इस बैटल से रियो इतना थक जाता है कि उसे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता और रास्ते को ढूंढते हुए उसे एक बिना सर का नाइट और उसका हॉर्स दिखाई देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि रियो की ट्रेनिंग की वजह से अब उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, जिससे उसके लिए मॉन्स्टर्स को हरा पाना और अपने वाटर मैजिक से स्टोन्स को काट पाना आसान हो गया है। फिर भी वो उस सरकटे नाइट से लड़ते वक्त उससे आसानी से हार जाता है, पर वो नाइट उसे मारता नहीं है और रियो सोचता है कि शायद ये नाइट मुझे ट्रेन कर रहा है। तभी नाइट अपनी स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है और रियो समझ जाता है कि नाइट चाहता है कि वो इस स्वॉर्ड को मास्टर करे। अगले दिन वो हॉक इवॉल्व होकर और भी पावरफुल रूप में वापस आता है और रियो को इससे लड़ने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हॉक रियो की आइस शील्ड को अपने मैजिक से गायब कर देता है। पर जैसे ही वो रियो पर आगे बढ़ता है, रियो अपनी स्वॉर्ड उसके चेस्ट में घुसा देता है और हॉक वहीं मर जाता है। वापस घर जाते वक्त रियो का सामना एक रेड ड्रैगन से होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। रेड ड्रैगन टेलीपैथी से रियो से बोलता है, मैं टेलीपैथी का इस्तेमाल बहुत समय बाद कर रहा हूँ। क्या तुमने आसपास किसी ऐसे हॉक को देखा है जो अभी हाल में ही इवॉल्व हुआ हो? जिस पर रियो डरते हुए कहता है, हाँ, एक्चुअली मैंने उससे मार दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। ड्रैगन रियो की तारीफ करता है और उसकी स्वॉर्ड को देखकर बोलता है, ये स्वॉर्ड तो फेरी किंग की है। अगर उसने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है तो इसका मतलब है कि वो तुम पर भरोसा करता है। शाम हो जाती है और जाते हुए रियो ड्रैगन से उसका नाम पूछता है, जिस पर ड्रैगन अपना नाम लेविन बताता है और वहां से उड़ जाता है। रियो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। सीन एंजल की तरफ शिफ्ट होता है। एंजल रियो का स्टेटस देखकर कहता है, इसके पास ये हिडन ट्रेड क्या कर रहा है? ये तो बस उस लड़की के पास था जिसे मैंने 10,000 साल पहले रेनकार्नेट किया था। हिडन ट्रेड का नाम होता है इटर्नल यूथ, मतलब रियो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसी वजह से रियो का अपीयरेंस नहीं बदलता और इसी वाइल्डरनेस में 20 साल बीत जाते हैं। एक सुबह रियो का मन सी फूड खाने का होता है, जिसके लिए वो शोर पर जाता है। वहां उसे काफी डैमेज्ड हालत में एक बोट दिखती है, जिसके आसपास काफी सारे लाशें पड़ी होती हैं। तभी उसे वहां पर एक लाल बालों वाला इंसान दिखता है, जो आधी बेहोशी की हालत में होता है। बंदे का नाम एबल बताया जाता है। छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एबल की बोट पर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। अगले सीन में एबल को होश आ जाता है और फिर वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी रियो एकदम से उसके पीछे से आ जाता है, जिससे एबल काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसे सेंस तक नहीं कर पाया। रियो एबल से कहता है, सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाया। एबल रियो से बोलता है, वैसे भी बोट में बाकी सब स्मगलर्स थे, तो उन्हें बचाना इतना जरूरी नहीं था। एंड देन उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। रियो एबल को बताता है कि वो यहाँ अकेला है। एबल भी नोटिस करता है कि रियो पर बस एक जोड़े ही कपड़े हैं।
रियो उसे अपना वाटर मैजिक दिखाता है, जिससे एबल काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जहां से वो आया है वहां पर आधे से भी कम लोग मैजिक यूज कर पाते हैं। एबल रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस जगह पर ले जाए जहां वो उसे पहली बार मिला था। वहां पहुंचकर एबल रियो को थैंक्स कहता है और फिर कुछ ढूंढने लगता है, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि लियोन टाउन वापस जाकर वो अपने दोस्तों से मिलेगा। वो रियो से भी इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ चले। थोड़ा सोचने के बाद रियो हाँ कर देता है क्योंकि अब वो दोनों दोस्त जो हैं। पर सफर पर जाने से पहले रियो रात को एक आखिरी बार उस नाइट से मिलता है जिससे वो फाइट एंड ट्रेनिंग करता था, और एक आखिरी बार फाइट करता है, पर रियो फिर से हार जाता है। रियो को विदा करते वक्त नाइट उसे एक रोब गिफ्ट करता है जिसे रियो बहुत खुशी से एंड प्राउडली पहनता है, एंड फिर वो एबल के साथ न्यू जर्नी पर निकल जाता है। रास्ते में उन पर एक वाइल्ड बोर अटैक कर देता है जिसको एबल अपने कॉम्बैट से इजीली डिफीट कर देता है। इसको देखकर रियो कॉम्बैट स्किल के बारे में पूछता है तो एबल उससे बताता है कि ये टेक्निक स्वॉर्ड्समैन एंड वॉरियर यूज करते हैं। आगे उन्हें लेजर्ड मॉन्स्टर भी मिलते हैं। एबल तो फाइट करने से मना कर देता है और वो दोनों आगे भी बढ़ जाते हैं, पर रियो उनके मूवमेंट को सेंस कर लेता है कि वो उन्हें पीछे से अटैक करने वाले हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, रियो आसानी से उन्हें हरा देता है। इसे देखकर एबल शॉक हो जाता है कि रियो बिना वॉन्ड एंड एन्चेंट के मैजिक कैसे यूज कर पा रहा है, जिस पर रियो कहता है शायद ये इसलिए है क्योंकि वाटर मैजिक बाकियों से अलग होता है। इतना कहकर दोनों अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में एबल उसे इस वर्ल्ड की करेंसी भी दिखाता है एंड बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में भी बताता है। उसमें से एक एम्पायर का नाम डिब्बू ही होता है, जिसे सुनकर रियो अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, जिस पर एबल इसका कारण पूछता है तो रियो बताता है बस उसे इसका ये नाम पसंद नहीं आया। ऐसे ही चलते चलते वो स्टोन गोलेम के नेस्ट में भी पहुंच जाते हैं, जिससे स्टोन गोलेम उन पर अटैक भी कर देता है। रियो अपने 10 लेयर आइस मैजिक से सभी गोलेम्स को इजीली हरा देता है। इसके बाद वो दोनों गोलेम से उनका स्टोन निकालकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें हिप्पो जैसा मॉन्स्टर, जिसको बेहीमॉथ कहते हैं, उनकी और वाइवरंस की लड़ाई भी देखने को मिलती है, जिसमें बेहीमॉथ जीत जाता है। रात को कैंप फायर के पास एबल रियो को डंजन्स के बारे में बताता है एंड जिस शहर वो जा रहे हैं उसमें भी एक बड़ी डंजन है, जिससे रियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझसे और क्या हाइड कर रहे हो। एंड एबल उसे एल्व्स और डॉर्फ्स के बारे में बताता है। डॉर्फ काफी स्किल्ड स्मिथ एंड फाइट में अच्छे होते हैं एंड एल्व्स ह्यूमन से दूर रहते हैं। जिस टाउन वो जा रहे हैं वहां पर सिर्फ एक ही एल्फ है। दोनों माउंटेन को क्रॉस करने की प्रिपरेशन करते हैं। रियो बताता है कि इस माउंटेन को पार करके ह्यूमन टेरिटरी आ जाती है। एबल रियो से पूछता है उसे ये सब कैसे पता है। रियो ड्रैगन के बारे में याद करता है, पर एबल को कुछ भी नहीं बताता। वो उसे ये कहकर टाल देता है इस नॉलेज के सोर्स को ह्यूमन लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद रास्ते में उन्हें ग्रिफिन मिलता है, जिसे देखकर दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी दोनों जल्दी से मीट का एक टुकड़ा निकालकर हवा में फेंक देते हैं और ग्रिफिन उन टुकड़ों को लेकर निकल जाता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं। चलते हुए दोनों डिस्कस करते हैं कि ग्रिफिन और बेहीमॉथ से लड़ना किसी ह्यूमन के बस की बात नहीं है। आगे उन्हें एक वाइवरन का झुंड अपने शिकार को खाते हुए दिखता है। रियो पूछता है अब क्या करें। एबल फाइट अवॉइड करने को कहता है, पर रियो बोलता है हमें रास्ते में और भी वाइवरेंस मिलने वाले हैं, तो बिना लड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। रियो मैजिक से उनके विंग्स को आइस स्पाइक से अर्थ में ही स्टक कर देता है और फिर एबल अपनी कॉम्बैट स्किल से उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी और वाइवरेंस आ जाते हैं। एबल रियो से कहता है चलो रियो अब इस पूरे वाइवरन के झुंड को टेक डाउन करते हैं, जिस पर रियो उसे बैटल जंकी कहकर चिढ़ाता है। फिर दोनों उनको भी इजीली हरा देते हैं। एबल हैरान हो जाता है कि वो लोग इस फाइट को इतनी आसानी से कैसे जीत सकते हैं, और फिर वो फाइनली माउंटेन क्रॉस कर लेते हैं। चलते चलते दोनों को एक रोड दिखाई देती है। उसे देखकर एबल कहता है अगर हम इस रोड को फॉलो करेंगे तो कैलादी टाउन तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों टाउन के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहां एबल रियो को एक एडवेंचरर बनने की सलाह देता है, जिससे उसे टाउन में आने जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आगे एबल कहता है मॉन्स्टर से जो हमें क्रिस्टल मिले उन्हें एडवेंचरर लोग सीधा गिल्ड में ही सेल कर देते हैं, जिससे हमें काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद उनको वेट्रेस करी सर्व करती है। उसे देखकर रियो काफी शॉक हो जाता है। खाना और आराम करने के बाद दोनों लियोन टाउन के लिए निकल जाते हैं।
थोड़े समय बाद जैसे ही ये ल्यून टाउन के गेट पर पहुंचते हैं, वहां के गार्ड एबल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। एबल गार्ड को बताता है कैसे रियो ने उसकी जान बचाई। गार्ड रियो को एबल की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। रियो की एंट्री फीस देने के बाद दोनों टाउन के अंदर आ जाते हैं, जहां एबल उससे एडवेंचरर की रैंक के बारे में बताता है और कहता है हमें एफ रैंक से स्टार्ट करना होता है और जैसे जैसे हमारी रैंक बढ़ेगी हमें और भी खतरनाक क्वेस्ट मिलेंगे। बातें करते हुए ये लोग गिल्ड में आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, सभी लोग एबल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर रियो गिल्ड के बाहर आ जाता है। रियो को बाहर एक लड़की मिलती है जिसे रियो देखता ही रह जाता है। वो रियो के कपड़े देखते हुए कहती है ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल से फेरी किंग ने तुम्हें ये कपड़े दिए हैं। इसका मतलब वो तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये कहकर वो रियो को बाय बोलकर चली जाती है। ये सुनकर रियो कंफ्यूज हो जाता है। तभी एबल उसे गिल्ड के अंदर बुलाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लोग रियो को घेर कर खड़े हो जाते हैं और वो उसे एबल को बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। ये सब देखकर रियो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एबल उसको रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है और बताता है कि इसका नाम नीना है। एबल नीना से कहता है मैं एंडोर्स करता हूँ कि रियो को डी रैंक मिले। ये सुनकर नीना कहती है कि इसके लिए रियो को पहले अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट देकर इसे प्रूव करना होगा। इसके रिप्लाई में एबल कहता है ठीक है, मैं गिल्ड मास्टर से बात करना चाहूंगा। और उसके बाद नीना उन्हें बुलाने चली जाती है। मीटिंग रूम में ये दोनों वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गिल्ड मास्टर ह्यू आ जाते हैं और एबल को देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। एबल उन्हें बताता है कि रियो ने उसकी जान बचाई थी। ह्यू खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए रियो को थैंक्स कहते हैं। एबल रियो को फिर से एंडोर्स करने की बात करता है और बोलता है ये बच्चा मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर ह्यू अजीब सा रिएक्शन देते हैं क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। अगले सीन में वो दोनों गिल्ड मास्टर को वाइब्रेंस से मिले हुए मैजिक स्टोन दिखाते हैं, जिसे देखकर ह्यू शॉक हो जाता है और कहता है इतने वाइब्रेंस को हराने के लिए तुम्हें एक पूरे आर्मी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एबल कहता है हमने इनको मैलेफिक टाउन में हंट किया था। इसके बाद एबल पूछता है क्या इतना प्रूफ काफी होगा रियो की रैंक को अप करने के लिए। ये सब देखकर ह्यू एग्री कर देता है। तभी वहां एबल की टीम क्रिम्सन स्वॉर्ड आ जाती है, जो एबल को देखकर काफी खुश हो जाती है और एबल उनके साथ निकल जाता है। ह्यू रियो से कहता है मुझे पता है एबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो कभी एक वाइब्रेंट को डिफीट नहीं कर सकता। इसके बाद रियो का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। रियो एक मशीन पर अपना हाथ रखता है जिससे उसे अपना एडवेंचरर कार्ड मिल जाता है। ये सब हो जाने के बाद हम रियो को एबल के साथ देखते हैं। एबल उसको पेमेंट करने ले जा रहा होता है क्योंकि रियो ने उसको टाउन तक एस्कॉर्ट किया था। रास्ते में एबल कहता है मुझे तुम्हें एक स्टाफ गिफ्ट करनी थी। जिस पर रियो बोलता है मैं एक स्टाफ का क्या ही करूंगा, मुझे स्टाफ की जरूरत नहीं है। मैं मैजिक ऐसे ही यूज कर सकता हूँ और क्लोज कॉम्बैट में अपनी स्वॉर्ड का यूज करता हूँ। ये सुनकर एबल हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड नहीं देखी। और फिर रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, पर एबल को लगता है कि ये तो कोई छोटा सा डैगर है। रियो उसे समझाता है कि ये एक स्वॉर्ड ही है। बातें करते हुए रियो को पता लगता है कि यहाँ भी सब उसके वर्ल्ड जैसा ही है, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वीक में 7 दिन, महीने में 30 दिन। यहाँ तक कपड़े भी सेंटीमीटर में मेजर किए जाते हैं। ये सब देखकर रियो सोचता है कि शायद कोई उसके वर्ल्ड से पहले भी यहाँ आ चुका है। इसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं। अगली सुबह नीना रियो को उसके रूम में ले जाती है, जहां में उसके रूममेट्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम नेल्स और ईटो होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक और लड़का आता है जिसका नाम एमन होता है। अगले सीन में हम एबल की पार्टी को बहस करते हुए देखते हैं कि कोई वाटर मैजिशियन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो लोग रियो को इन्फर्नो मैजिशियन से भी कंपेयर करते हैं, पर एबल कहता है इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मैजिक से पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि वाइब्रेंस को भी एक झटके में ही खत्म कर सकता है और पूरे टाउन को मैप से मिटा सकता है। जिस पर लाइन कहती है अगर रियो गलती से देबोही एम्पायर से मिल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर एबल कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देबोही से कभी नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पसंद है। सभी लोग शॉक होकर बोलते हैं आखिर ये क्या बात हुई। एबल कहता है हाँ मुझे भी इस बारे में कोई सेंस नहीं लगता, लेकिन सच्चाई तो यही है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो ने डंजन कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। सारी थ्योरी क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं और अब होगा प्रैक्टिकल। टीचर कहता है, हमने डंजन्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। आज शाम तुम सभी लोग एक रियल डंजन में जाने वाले हो। ये सुनकर एमन तुरंत नर्वस हो जाता है। इसके बाद रियो हाथ उठाकर कहता है, सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वहां पर इंस्टेंटली पहुंच सकें? टीचर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें इंस्टेंट मैजिक के बारे में पता ही होगा। ये तो काफी अच्छी बात है। ऐसे डंजन साउथ साइड में ही एग्जिस्ट करते हैं। शाम को सभी स्टूडेंट डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। ये डंजन पूरे सिटी के सेंटर में होता है। टीचर बोलते हैं, इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के नंबर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ काफी सिक्योरिटी है ताकि ये मॉन्स्टर टाउन के अंदर ना घुस पाए। इस पर रियो सोचता है, तो ये टाउन के बाहर वाली वॉल हमें मॉन्स्टर से बचा रही है। अब ये सभी गिल्ड ऑफिस के पास आते हैं जहां उनका नाम और एंट्री टाइमिंग नोट होता है। जब ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं, एमन फिर डर जाता है। रियो कहता है, सब कुछ ठीक रहेगा, डरो मत। अंदर जाते ही टीचर समझाते हैं, इस डंजन के पहली लेयर में तुम्हें ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे। तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, पर गेट के पास ही रहना। रियो और एमन आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रियो मॉन्स्टर को सेंस करता है और कहता है, मैं उसे फ्रीज कर दूंगा और एमन तुम उसे खत्म कर देना। एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, सोल्जर एंट, जिसका जिक्र रियो ने एक मैजिकल बुक में पढ़ा था। इनका वीक स्पॉट इनकी गर्दन होती है। रियो मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है और एमन अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है। ये दोनों मिलकर मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन निकाल लेते हैं। एमन पूछता है, क्या ये सब अलाउड है? रियो कहता है, हाँ, इसी को बेचकर हम पैसे कमाने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ये सब डंजन से बाहर आ जाते हैं और अपनी फर्स्ट सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। ईटो कहता है, तुमने पहले ही मिशन में सोल्जर एंट को हरा दिया, ये तो खतरनाक बात है। रियो और एमन एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। निल्स पूछता है, ये तो ठीक है, वैसे तुम कल क्या करने वाले हो? रियो बोलता है, कल दोबारा डंजन चलेंगे। पर अंदर ही अंदर रियो सोचता है, आखिर वो एंट मॉन्स्टर पहली ही लेयर में कैसे आ गया? ये बात सबके समझ से बाहर होती है। तभी वहां पर एबल आता है और कहता है, हो सकता है कि वो एंट मॉन्स्टर टनल खोद कर आया हो। नील्स एक्साइटेड होकर बोलता है, मैं भी एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, क्या तुम मुझसे एक बार हाथ मिला सकते हो? एबल हाथ मिलाता है और कहता है, बस अपना काम अच्छे से करो और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है? तभी क्रिम्सन पार्टी के मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं और एबल से कहते हैं कि गिल्ड मास्टर के पास चलना है। एबल कहता है, मैं तो बस इनको गाइड कर रहा था, पर उसके टीममेट उसे जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाते हैं। ईटो कहता है, वो लड़की तो एकदम एंजल लग रही थी यार। दूसरी तरफ एबल अपनी टीम के साथ रियो के बारे में बात कर रहा होता है। अगले दिन रियो और एमन दोबारा डंजन्स में आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर कई मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। बाहर आकर वो दोनों बातें करते हैं और रियो कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन बड़े स्वॉर्ड्समैन बन जाओगे। एमन बोलता है, मुझे लगा तुम सिर्फ मैजिशियन हो, पर तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल भी काफी कमाल की है। इस पर रियो कहता है, हाँ, मेरे एक मास्टर थे जिन्होंने मुझे स्वॉर्ड्स चलाना सिखाया था। इसके बाद रियो एडवाइस देता है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, लेकिन स्टैमिना कम है, तुम्हें एबल की तरह रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद रियो लाइब्रेरी में आता है जहां उसे एक लड़की बोलती है, अगर तुम अल्काइमी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से शुरू करो। रियो किताब उठाता है और सोचता है, यहाँ तो कई सारी बुक है, मैं शुरू कहाँ से करूं? थोड़ी देर बाद वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। तभी अचानक सूर्य ग्रहण लग जाता है, पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं। अचानक रियो पर अटैक होता है, पर वो आइस शील्ड बनाकर बच जाता है। रियो सोचता है, ये अटैक किसने किया? ये जो भी है काफी पावरफुल लगती है। वो लड़की रियो पर फायर मैजिक से अटैक करती है, पर रियो बच जाता है। फिर वो इनविजिबल अटैक करती है, पर रियो का कोट उसे बचा लेता है। वो लड़की शॉक में बोलती है, ये तो फेरी किंग का कोट है, अगर ये तुम्हारे पास है तो अब मुझे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दोनों स्वॉर्ड्स निकालकर फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फाइट काफी खतरनाक होती है। रियो आइस मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वो लड़की फायर मैजिक से सब कुछ पिघला देती है। रियो सोचता है, ये अटैक से डॉज कैसे कर रही है? क्या ये विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है? वो रियो की फास्ट स्पेल कास्टिंग देखकर एक मॉन्स्टर बुलाती है,
वो शील्ड क्रिएट करती है, पर रियो ऊपर से वाटर जेट का इस्तेमाल करके उसे घायल कर देता है, लेकिन वो अपने घाव को तुरंत हील कर लेती है और रियो को दूर फेंक देती है। और फिर अचानक आसमान से एसिड की बारिश होती है, जिससे सब कुछ पिघलने लगता है। जब सोलर एक्लिप्स खत्म होता है तो वो लड़की बोलती है, सॉरी अब मुझे जाना होगा, तो आज तुम बच गए। और जाते जाते वो अपना नाम बताती है, लियोनोरे उरक्का अल्बरकुरकुरे। अरे यार एडिटर, ये नाम तुम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना, मुझसे बोला नहीं जाएगा। लियोनोरे उरक्का अल्बरकुरकुरे। शिट, आगे बढ़ते हैं। रियो बोलता है, मैं जानता हूं तुम आकुमा हो, जिस पर लियोनोरे शॉक हो जाती है और कहती है, तो तुम हमारे बारे में जानते हो? अच्छा ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे जैसे और लोगों से तुम्हारा सामना हो तो उनसे संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरा है। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद रियो सोचता है, आज अगर मेरे पास ये कोट नहीं होता तो मैं मारा जाता। इसके बाद वो ये सब भूलकर बैंक चला जाता है, लेकिन अपने अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे देखकर वो शॉक हो जाता है। रूम में लौटने पर वो देखता है कि उसके टीममेट्स वहां नहीं हैं। इसके बाद वो नीचे जाता है तो देखता है कि कुछ लोग उसके दोस्तों को मार रहे हैं। रियो पीछे से अटैक करके सबको बेहोश कर देता है, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। निल्स बोलता है, ये बंदा रूम 1 का डैन है। डैन रियो पर अटैक करता है, पर रियो स्वॉर्ड अटैक में डैन को हरा देता है। फिर इटो हीलिंग मैजिक से रियो की चोट को हील कर देता है। इटो बोलता है, ये अटैक अगर तुम्हारे दिल पर लगता तो तुम मारे जाते। जिस पर रियो बोलता है, उसने तो मेरे दिल पर ही अटैक किया था, पर मैंने उसे डॉज कर लिया। जिस पर सभी पूछते हैं, आखिर तुम लड़ किससे रहे थे? जिस पर रियो मुस्कुराकर कहता है, टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा, अभी बस आराम करो। रियो के फ्रेंड्स दोबारा से उसी डंजन में आ जाते हैं जहां वो गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर से फाइट कर रहे होते हैं। काफी मेहनत के बाद ये लोग उन्हें हरा देते हैं, लेकिन इस बैटल में सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इटो हीलिंग मैजिक का यूज करके सभी को ठीक कर देता है। इसके बाद नील्स कहता है, आगे जाना थोड़ा रिस्की होगा, चलो बाहर चलते हैं। और सब डंजन से बाहर निकल जाते हैं। पर रियो इस वक्त प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में ही होता है। वो सोचता है, कल जो आकुमा मुझ पर अटैक कर रही थी, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं देख भी नहीं पा रहा था। क्या वो विंड मैजिक से स्पीड बढ़ा रही थी? अगर मैं वाटर मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा सकूं तो शायद मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूं। ये सोचकर रियो नीचे की जमीन को पूरी तरह से बर्फ में बदल देता है और वाटर जेट का यूज करके स्पीड की ट्रेनिंग करने लगता है। वो काफी बार ट्राई करता है, लेकिन बार बार कंट्रोल खो देता है। इसके बाद हम लाइब्रेरी में लिन को देखते हैं, जो रियो के बारे में जानकारी जमा कर रही होती है। वो सोचती है, एप्पल ने तो कहा था कि रियो आसमान में बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना सकता है, पर मुझे इसके बारे में कुछ मिल क्यों नहीं रहा। फिर वो सोचती है, क्या रियो ओरिजिनल स्पेल यूज करता है जैसे इन्फर्नो मैजिशियन यूज करता है। तभी सारा लाइब्रेरी में आ जाती है और लिन उससे मिलकर कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैं कुछ ढूंढ रही थी पर वो अभी तक नहीं मिला। सारा कहती है कि वो क्वेस्ट से अभी अभी वापस आई है, इसलिए वो थकी हुई है। इस तरफ रियो के फ्रेंड्स गिल्ड में नीना के सामने आकर बताते हैं कि डंजन की 5th लेयर में गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर थे। मैजिक स्टोन्स को देखकर नीना कंफर्म कर लेती है कि सभी सच कह रहे हैं। वो तुरंत गिल्ड मास्टर ह्यू के पास जाकर सब कुछ बताती है। ह्यू स्टोन्स देखकर कहता है, हमारे टाउन में अभी कौन कौन सी बी रैंक पार्टीज हैं? नीना बताती है, क्रिम्सन पार्टी और व्हाइट ब्रिगेड। इस पर ह्यू कहता है, दोनों को जल्दी यहाँ बुलाओ। कुछ देर में दोनों पार्टीज ह्यू के सामने आ जाती हैं और ह्यू कहता है, डंजन में अब नॉर्मल मॉन्स्टर ग्रोथ देखी गई है, शायद ग्रेट टाइडल वॉर स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद ह्यू आगे बताता है कि पिछली ग्रेट टाइडल वॉर 10 साल पहले हुई थी। वो चाहता है कि वो सब वहां जाकर वेरीफाई करे और देखे कि क्या इस बार भी वही पैटर्न शुरू हो रहा है या फिर नहीं। वो उन्हें एडवांस में 100 गोल्डन कॉइन्स भी देता है और कहता है कि काम पूरा होने पर वो बाकी के 200 कॉइन्स और देगा। दोनों पार्टीज इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं।
रियो इस वक्त नॉर्थ साइड लाइब्रेरी जाने की बात कर रहा होता है, जिस पर ईटो कहता है कि वहां जाने के लिए आपकी रैंक कम से कम डी रैंक होनी चाहिए। एमन ऐड करते हुए कहता है कि उसने सुना है कि वहां फॉरबिडन टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। रियो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वहां बुक्स ढूंढने निकल पड़ता है। वो वहां लाइब्रेरी में अल्काइमी और अकुमा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर अचानक से सैरा से मिल जाती है। उसको देखकर सैरा इंटरेस्ट से रियो से पूछती है कि वो आखिर लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, जिस पर रियो बोलता है, मैं अल्काइमी के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि एक दिन गोलम को समन कर सकूं। सारा ये सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारे गोल्स काफी बड़े हैं। इसके बाद वो रियो को एक जगह दिखाने के लिए साथ ले जाती है जहां गोलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। यहाँ वो बताती है कि वो भी एक एडवेंचरर है। डंजन के गेट पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन पार्टी और व्हाइट ब्रिगेड साथ में खड़ी होती हैं और उनके साथ कई सी रैंक एडवेंचरर्स भी रेडी होते हैं। ह्यू गेट खोलने जा रहा होता है पर एबल उससे रोक देता है और कहता है, मुझे कुछ गलत लग रहा है, शायद यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लिन मैजिक के थ्रू अंदर की सिचुएशन चेक करती है और देखती है कि उसे काफी सारे गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं, जिससे सब समझ जाते हैं कि ग्रेट ट्राइबल वॉर फिर से शुरू होने वाली है। इसके बाद ह्यू सबसे कहता है, सभी तैयार हो जाओ, वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। गिल्ड में सभी को बता दिया जाता है कि डंजन कुछ समय के लिए बंद है। एक एडवेंचरर भागते हुए आता है और चिल्लाता है, ग्रेट टाइटल वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, मॉन्स्टर सरफेस पे आने ही वाले हैं। उधर डंजन का दरवाजा तोड़कर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स बाहर निकल रहे होते हैं। एडवेंचरर्स फॉर्मेशन बनाकर मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। मैजिक अटैक्स, एरोज और क्लोज कॉम्बैट सब यूज में आ जाता है। फाइट काफी इंटेंस हो जाती है। सप्लाईज खत्म होने लगती हैं और लो रैंक एडवेंचरर्स सप्लाई रिफिल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सुबह से शाम तक फाइट चलती रहती है और काफी सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। दोनों बी रैंक पार्टीज वॉल के नीचे वाले गॉब्लिन्स को फिनिश करना शुरू कर देती हैं, लेकिन तभी उनके सामने तीन गॉब्लिन जनरल्स आ जाते हैं। ये देखकर सभी को डर लगने लगता है। अब सबको पता चल जाता है कि गॉब्लिन किंग भी कहीं आसपास ही होगा। एबल सबसे कहता है, हम तीनों जनरल्स को इंडिविजुअली हैंडल करेंगे, बाकी पार्टी मिलकर एक जनरल को हराएगी। बैटल शुरू होती है। सब अपना पूरा जोर लगा देते हैं पर मॉन्स्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी डंजन के अंदर से एक बहुत पावरफुल एयर स्लैश आता है। एबल सबसे चिल्लाकर कहता है, झुक जाओ। अटैक सबके ऊपर से निकल जाता है और पावर इतनी होती है कि तीनों गॉब्लिन जनरल्स भी वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद उनके सामने गॉब्लिन किंग आ जाता है, जो दिखने में बहुत खतरनाक होता है। एबल और फिलिप्स मिलकर अटैक करते हैं। एबल अपने स्वॉर्ड को उसके पेट में घुसा देता है पर कुछ भी असर नहीं होता। फिलिप्स कहता है, अरे यार, इससे भी कुछ नहीं हुआ। एबल कहता है, लिन, अब तुम्हारी बारी। लिन पिछले काफी टाइम से स्पेल को चार्ज कर रही होती है। वो अपने विंड मैजिक को अनलीश करती है और एक ह्यूज ब्लास्ट से गॉब्लिन किंग की बॉडी में बड़े बड़े होल हो जाते हैं और वो वहीं मारा जाता है। और इसके साथ ही ग्रेट टाइडल वॉर भी खत्म हो जाती है। इसके बाद गिल्ड के अंदर सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। जब रियो वापस आता है तो वो कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। निल्स उसे बताता है कि ग्रेट टाइडल वॉर खत्म हो चुकी है और सभी लोग पार्टी कर रहे हैं। तभी वहाँ एबल और उसके टीममेट्स आ जाते हैं और एबल के टीममेट्स रियो से पूछते हैं, क्या तुम आसमान में मैजिक वॉल क्रिएट कर सकते हो? रियो बोलता है, हाँ, ये काफी आसान चीज है। अगले दिन सभी दुखी होते हैं क्योंकि डंजन 1 महीने के लिए बंद हो गया है। रियो आता है तो उसके दोस्त पूछते हैं, तुम भी जॉब ढूंढने आए हो? जिस पर रियो कहता है, नहीं, मैं अल्काइमी के लिए आइटम्स लेने आया हूँ और उन चीजों का प्राइस 50 गोल्ड कॉइन्स है। ये सुनकर सभी दोस्त शॉक हो जाते हैं। रियो उन सभी को ऑफर देता है, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करोगे तो मैं सबको 5-5 गोल्ड कॉइन्स दूंगा और जो और तुम लाओगे उसे मैं 25 गोल्ड कॉइन्स में खरीद लूंगा। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ नाइट्स एक लड़की को जबरदस्ती ले जाने का ट्राई कर रहे होते हैं और लड़की का साथी उसे बचाने की कोशिश करता है पर नाइट्स उस पर अटैक करने वाले होते हैं। अटैक होने से पहले ही नाइट्स जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो बार बार खड़े होने की कोशिश करते हैं पर गिरते ही जा रहे होते हैं। इससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
तभी फिलिप्स वहां आ जाता है और नाइट्स को रोक देता है। नाइट्स एरोगेंटली कहते हैं, हमारे बीच में मत आओ वरना तुम्हें गिल्ड से निकाल देंगे। पर जैसे ही उन्हें पता लगता है कि फिलिप्स के फादर पहले कमांडर रह चुके हैं, सभी की फट जाती है और सब वहां से भाग जाते हैं। फिलिप्स लड़की और उसके साथी की तारीफ करता है। तभी उसकी नजर रियो पर पड़ती है और वो कहता है, एबल ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है और मैं जानता हूँ कि तुमने ही उस नाइट को मैजिक से गिराया है। और इसके बाद फिलिप्स के टीममेट्स उसे खींचकर ले जाते हैं। रियो और एबल बाद में शाम को साथ बैठे होते हैं। रियो मजाक में कहता है, लगता है तुम्हें कोई लड़की पसंद है, कहीं वो रिया तो नहीं है? एबल ब्लश करते हुए कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो एकदम से बोलता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? दोनों स्ट्रीट की कॉर्नर पर बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ मास्क्ड लोग उन्हें देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। रियो और एबल उसका पीछा करते हैं। उन पर पीछे से अटैक होता है, लेकिन रियो अपने आइस मैजिक से सबको रोक देता है। एक एल्केमी टूल जमीन पर गिरता है। रियो पूछता है, क्या ये मैं देख सकता हूँ? जिस पर एबल कहता है, नहीं, ये एविडेंस है और मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। उनके बैज से ये कंफर्म हो जाता है कि ये सभी लोग सी रैंक एडवेंचरर्स थे। दूसरी तरफ फिलिप अकेला होता है और वही नाइट्स उस पर अटैक करने आ जाते हैं, पर अचानक सभी पैरालाइज हो जाते हैं। फिलिप्स की टीममेट इन्फर्नो कास्ट करती है और नाइट्स वहीं राख में बदल जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर गिल्ड में आकर गिल्ड मास्टर से कहता है, हमें डंजन ओपन करना है और कुछ एडवेंचरर्स प्रोटेक्शन भी चाहिए। जिस पर गिल्ड मास्टर गुस्से में मना कर देते हैं और कहते हैं, अगर मेरे एडवेंचरर्स को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस पर इन्वेस्टिगेटर थोड़ी बहुत बहस करने के बाद फाइनली मान जाता है। एक लड़की एबल को लेटर डिलीवर करने आती है, पर एबल उससे मिल नहीं रहा होता है, तो रियो उसे एबल तक ले जाता है और वो एबल को लेटर दे देती है और अपना नाम नटालिया बताती है। फिर एबल उस लेटर को पढ़कर कहता है, हमें इन्वेस्टिगेटर को सपोर्ट करना होगा जब वो डंजन्स के अंदर जाएंगे। इसके बाद एबल आगे बताता है कि ये डंजन बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि एक ए रैंक पार्टी भी अंदर गई थी जिसका लीडर एक एस रैंक था, लेकिन फिर भी वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। रियो बोलता है, तब तो इस डंजन से दूर रहना ही सही रहेगा। लिन नटालिया से पूछती है, क्या तुमने कभी कोई ऐसा कास्टर देखा है जो आसमान में दूर से आइस वॉल क्रिएट कर सके? जिस पर नटालिया बताती है, नहीं, कभी नहीं। एबल कहता है, तुम रियो की बात कर रही हो? रिया कहती है, हाँ, ये लड़का ये मैजिक कर सकता है। इस पर सभी मिलकर रियो के बारे में सोचने लगते हैं। एबल कहता है, अगर रियो कभी हमारे खिलाफ हुआ तो हम चार मिलकर भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, रियो बहुत अच्छा इंसान है। सभी डंजन के लिए रेडी होते हैं। माना डिटेक्टर से डंजन का डेटा कैंप में भेजा जा रहा होता है। एबल कहता है, अल्काइमी सच में कमाल की चीज है। प्लान होता है कि पहले ये सब थर्ड लेयर तक जाएंगे। इस तरफ रियो के लिए ऑर्ब्स आ जाते हैं और वो पेमेंट कर देता है। ईटो टेंशन में होता है और बोलता है, डंजन दोबारा ओपन हो गया है और सिर्फ डी रैंक या उससे ऊपर वाले ही वहां जा सकते हैं। डंजन के अंदर एबल कहता है, 3 दिन हो चुके हैं और एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। 7 लेयर क्रॉस हो चुकी है, शायद हमें और अंदर जाना पड़ेगा। तभी एबल के साइड से रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई पार्टी निकलती है, जिन्हें देखकर एबल बोलता है, ये तो काफी जल्दी में लग रहा है। दूसरी साइड रिया इसके रिप्लाई में कहती है, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेट टाइडल वॉर में जो मॉन्स्टर आए थे वो 38 फ्लोर से ओरिजिनेट हुए थे। इसी टाइम डंजन के बाहर गिल्ड मास्टर दूसरे एडवेंचरर्स को बताता है, ई रैंक और एफ रैंक वाले लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते। जिस पर रियो पूछता है, ग्रेट टाइडल वॉर में मॉन्स्टर स्टोन्स का कलर क्या था? जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है, पेल येलो। गोब्लिन्स और जनरल्स के स्टोन भी सेम कलर के थे। फिर हमें गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो रॉयल सेंटर यूनिवर्सिटी की टीम एक वियर्ड गेट के सामने आ जाती है और उनका लीडर, जिसका नाम क्लाइव होता है, कहता है, ये क्या है? उसमें से एक बंदा बताता है कि हमें नहीं पता, पर ये गेट शायद दूसरे लोकेशन से कनेक्टेड है। क्लाइव ऑर्डर देता है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाए। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट का डिवाइस उस गेट को टच करता है, वैसे ही सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जितने भी लोग डंजन के अंदर थे, एंड कैंप के बाहर डिवाइस से भी सबका माना रीडिंग भी गायब हो जाता है।